बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कियानी और मेरे साथ मौजूद है जर्नलिस्ट अदील वड़ाइच। बहुत शुक्रिया अदील वड़ाइच आपका। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि फ़ॉरेन फंडिंग केस जो चल रहा है, ये मैं आपसे इस पर एक तस्सीह चाहती हूँ कि इसको क्या फ़ॉरेन फंडिंग केस कहना ठीक है, क्योंकि अब तक जो बात सामने आ रही है वो ये कि प्रोहिबिटेड फंडिंग के नाम से अगर इस केस को देखा जाए, लेकिन तमाम मीडिया ने इसको फ़ॉरेन फंडिंग के नाम से मशहूर कर दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया जी। ये फ़ॉरेन फंडिंग बेसिकली जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का और जो इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 था, उसमें भी जो फ़ॉरेन फंडिंग होती थी, यानी अगर कोई सियासी जमात किसी गैर मुल्की कंपनी या किसी गैर मुल्की हुकूमत से जो फंडिंग लेती है उसको फ़ॉरेन फंडिंग कहा जाता है। फ़ॉरेन फंडिंग से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि कोई ऐसी फंडिंग जो किसी गैर मुल्की पाकिस्तानी नयाद शहरी से ली जाए। तो इस केस में बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसने मुबैना तौर पर गैर मुल्की इदारों से या हुकूमत से फंडिंग ली है, जो उस पर इल्ज़ाम है, जो अकबर अस्बाबर ने उन पर इल्ज़ाम आयद किया है। तो चूँकि गैर मुल्की फ़ंडिंग एक प्रोहिबिटेड फंडिंग है, तो इसे ममनुआ ज़राए ममनुआ फंडिंग से मुतल्लिक केस भी कहा जाता है और इसे गैर मुल्की फ़ंडिंग केस भी कहा जाता है जी। अच्छा, पाकिस्तान भी कोई भी सियासी जमात सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी शहरी से फ़ंड ले सकती है, या फिर यह कि बाहर अगर कोई शहरी है या कोई भी फर्म हो उससे वो फंडिंग ले सकते हैं? देखें, जो कानून है वो ये कहता है कि जो नाइकॉप होल्डर हैं, जो हमारे दोहरी शहरियत वाले हमारे जो पाकिस्तानी भाई समंदर पार रहते हैं, वो अगर फंडिंग देते हैं तो वो फ़ॉरेन फंडिंग नहीं है, वो पार्टी का चंदा यानी डोनेशन कहलाता है। लेकिन अगर कोई किसी गैर मुल्की कंपनी से या गैर मुल्की हुकूमत से फंडिंग लेता है तो वो फ़ॉरेन फंडिंग कहलाती है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें अभी भी खामोश हैं। मसलन अगर कोई गैर मुल्की शहरी यानी वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है और वो फंडिंग देता है, तो इस हवाले से चीज़ों की वजाहत की ज़रूरत है। लेकिन कानून में जो लफ्ज़ लिखे गए हैं गैर मुल्की कंपनी और गैर मुल्की हुकूमत, बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये है कि कोई भी सियासी जमात जो कि हमारे पार्लिमानी सिस्टम में काम कर रही है, वो किसी गैर मुल्की इदारे या हुकूमत की इमा पर हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं, मुल्क में बहुत से अहम हसास नौइयत के जो मामलात होते हैं, कहीं वो बाहर बैठे इदारे या हुकूमतें खुदा ना खास्ता उन पर असरअंदाज ना हो रहे हों। तो बेसिकली इसकी जो स्पिरिट है, इसकी रूह है, वो यही है और इस हवाले से हुकूमतों और इदारों की बात की गई है। अच्छा, अगर इस केस के हवाले से आगे देखा जाए, आगे जो अगला मरहला होना है वो क्या होना है? कमेटी बनाई जाएगी, इलेक्शन कमीशन फाइनल रिपोर्ट जमा कराएगी, उसके बाद ये भी जो है उनको गवर्नमेंट को ज़ाहिर है साबित करना होगा कि गैर मुल्की फ़ंडिंग जो उन्होंने ली है, उसके हवाले से मामला फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास जाएगा। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट वो मामला कैबिनेट के सामने रखेगी और इस तरह से इसको साबित करने की कोशिश आएगी और फिर ये जो है एंड पे आई थिंक सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र किया जाएगा। क्या ये जो स्टेप्स मैंने बताए हैं ऐसे ये पूरा प्रोसीजर होगा? जी देखें, बिल्कुल ऐसा है कि ये देखें, अभी तो कमेटी है ना, ये कमेटी ऐसा ही है जैसे पनामा केस में आपने JIT देखी थी और JIT ने अपनी रिपोर्ट सिफारशात की सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भिजवा दी। इसी तरह ये भी इस केस की JIT है जिसको DG लॉ हेड कर रहे हैं और उसमें ऑडिटर जनरल ऑफिस के ऑडिटर्स जो हैं वो मौजूद हैं। कुल ये 3 रुकनी कमेटी है। तो इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो तैयार करनी है और सिफारशात की सूरत में इलेक्शन कमीशन को भिजवानी है। इसके पास ये इख्तियार नहीं है कि करार दे कि कोई सियासी जमात, चाहे कोई भी सियासी जमात है, क्योंकि यहाँ 3 जमातों के केस हैं कि वो फॉरेन फंडेड पार्टी है, तो उससे जब सिफारशात देनी है तो इलेक्शन कमीशन एक जुडिशल बॉडी है। आपको पता है कि यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो 2 अरकान हैं वो बेसिकली जब केस की हियरिंग्स करते हैं तो ये जुडिशल नौइयत के मामला होता है। तो वहाँ पर फिर इस रिपोर्ट पर बहस होगी, जिरा होगी, उसके बाद ये जब इलेक्शन कमीशन अपना फ़ैसला दे देगा तो वो फ़ैसला एक रेफरेंस की सूरत इख्तियार करके वफाकी हुकूमत के पास चला जाएगा। फिर उस पर वफाकी हुकूमत जो है वो उस पर देखेगी, उसका जायज़ा लेगी और इस नतीजे पे पहुँचेगी कि अगर वाकई उसके लिए एक बड़ी, मैं आपको अहम बात बताऊं कि इसके लिए वफाकी हुकूमत का मुतमईन होना बड़ा ज़रूरी है कि ये फॉरेन एडेड पार्टी है
और ये मुल्क की सलामती के लिए ख़तरनाक है और ये किसी मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद जो कानून ये कहता है कि वफाकी हुकूमत जो है एक डिक्लेरेशन जारी करती है गज़ट ऑफ पाकिस्तान में, और गज़ट ऑफ पाकिस्तान में जब वो नोटिफाई हो जाता है, पब्लिश हो जाता है, तो उसके बाद ये मामला 15 दिन के अंदर अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफ़र करना होता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर उस पर जो है वो अपना फ़ैसला देती है। जी अच्छा सर, अगर ये साबित हो जाता है, ये केस जो फंडिंग का है उन पे गवर्नमेंट पे साबित हो जाता है, तो इस पार्टी के फिर जो चेयरमैन है उनकी नाअहली के लिए अलग से दरख्वास्त दायर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। और अगर ये केस फिर चलता है और फिर फैसला आता है, तो क्या वैसे भी बहुत से लोग तो अपनी अदालतें लगा के बैठे हुए कि दिसंबर तक ये गवर्नमेंट चली जाएगी, ख़ास तौर पे इस केस के बिना पे? देखें, इस केस में जब फैसला अगर ऐसा आता है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हो जाती है, तो इसमें फिर बात फ़र्द वाहिद की हद तक नहीं रहेगी। इसके मुख्तलिफ़ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसमें एक कॉन्सिक्वेंस तो उसका ये हो सकता है कि जिस पार्टी सरबराह ने गलत बयानी से काम लिया होता है वो तो नाअहल होता ही होता है, और उसकी नाअहली ताहियात भी हो सकती है 62(1)(f) के तहत। लेकिन इसमें जो कानून कहता है वो ये कहता है कि अगर फॉरेन एडेड पार्टी इस्टेब्लिश हो जाए और सुप्रीम कोर्ट भी उस पर फैसला दे दे, तो वो पार्टी डिज़ोल्व हो जाती है, और उस पार्टी के डिज़ोल्व होने के बाद उसके मातहत यानी उसकी छतरी तले जितने भी अरकान पार्लिमान में, असम्बलियों में पहुंचे होते हैं, वो उस टेन्योर के लिए नाअहल हो जाते हैं और वो नशिस्तें खाली हो जाती हैं। इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ख़तरनाक होते हैं, लेकिन उसका जो मरहला है एक तवील मरहला है, वो इतना सिंपल नहीं है जिस तरह लोग समझ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास शायद इस हवाले से तमाम पावर्स हैं। इसमें जो ये जो वफाकी हुकूमत का पुल है उसके ऊपर से गुजर के जो है वो दूसरी तरफ जाना होगा, और इसमें वफाकी हुकूमत ने सिर्फ डाक खाने का काम नहीं करना, बल्कि वफाकी हुकूमत के पास इसमें पावर्स हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब ये समझ लेगी कि जी वाकई हम मुल्की सलामती के लिए ख़तरा बन चुके हैं और हम फॉरेन एडेड पार्टी हैं, तो उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र करेगी। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये मामला अगर ऐसी सूरत हाल में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको अगर रोकती है, अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला उनके हक़ में नहीं आता और तहरीक इंसाफ इसको रोकती है, तो ये मामला पहले भी अदालतों में जा सकता है। और चूँकि ये मामला जो है एक पॉलिटिकल मामला भी है, तो इसमें दूसरी सियासी जमातें भी दिलचस्पी ले रही हैं, तो ये मामला पहले भी अदालतों में जा सकता है। अच्छा, तहरीक इंसाफ के जो फ़ारूक हबीब है, उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो केस फ़ाइल किया है, नून लीग की जो फंडिंग है उसमें बहुत से इंकशाफात हुए। सुना है नून लीग के जो पार्टी फंड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और खौफनाक इंकशाफात हैं उनमें। देखें, ज़ाहिर है ये जो पेंडोरा बॉक्स खुला है ये अब सारी सियासी जमातों को अपनी लपेट में ले रहा है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि कानून में जो बातें ये लिखी हैं, कभी इस पर भी कोई सवाल उठेगा। कभी इमरान खान साहब ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके देरीना दोस्त, उनके पार्टी के जो बानी अरकान में से जो लोग हैं वो कभी उठकर उनके ख़िलाफ़ ही आ जाएंगे। इसी तरह दूसरी सियासी जमातों ने भी फ़ंड रेजिंग के लिए जो मुबैना तौर पे उन्होंने कंपनियां बनाई हैं, कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन अब चूँकि ये मामला खुल गया है, अब मसला ये है कि आपका जो सवाल है, नून लीग और पीपल्स पार्टी जो हैं वो उन कंपनियों को ऑन नहीं कर रही कि जी ये नून लीग की बरतानिया में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसी तरह LLC कंपनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अमेरिका में, वो कहते हैं ये हमारी है ही नहीं। मगर यही तो केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है, वो भी ये कहते हैं कि सारी कंपनियां हमारी नहीं हैं, ये इंडिविजुअल लेवल पे बनाई गई हैं। लेकिन यहाँ मामला ये है कि दोनों जानिब से सबूत दिए जाने अभी बाकी हैं। अभी तक बात सिर्फ मुख्तलिफ वेबसाइट से निकाले गए प्रिंट आउट्स पे चल रही है कि जी देखें ये चीज़ आ गई। अभी जो इस तरह के जो मामलात होते हैं उसमें एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं, एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद जिरा होती है, तो वो स्टेजेस अभी आनी हैं, आगे हैं। अभी ये केस अपने कानूनी मामलात पे तो आया ही नहीं। अभी तक सारी सियासी जमातें एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं और सारी सियासी जमातें एक जैसा ही काम कर रही हैं, और सारी सियासी जमातों पर, इन तीनों सियासी जमातों पर यानी जिनका यहाँ केस है, यही इल्ज़ाम है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करते रही हैं अपने पार्टी के अकाउंट्स को।
जैसे आपने भी, मैंने नून लीग की बात की तो आपने पीपल्स पार्टी की भी बात की, तो जाहिर है पीपल्स पार्टी पे भी अभी ये केस चल रहा है, तो उन पे अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी ने अब तक जो इलेक्शन नहीं लड़ा उसमें भी करोड़ों के फंड्स खर्च हुए हैं, और जाहिर है वो इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन के लिए जो उन्होंने नहीं लड़ने के बावजूद उन्होंने जो लगाए हैं फंड्स करोड़ों में, तो वो भी बाहर से उनके पास आए हैं। तो क्या वो फंड्स अभी तक उनकी तफसीलात देने में ज़ाहिर है बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं? देखें, ये ऐसी चीज़ें हैं, मसलन ये तो वाकई बात दिलचस्प है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन लेती है। एक के जरदारी साहब हेड हैं, एक के बिलावल साहब हेड हैं। अब एक सियासी जमात अगर इलेक्शन नहीं लड़ रही, सिर्फ उन्होंने अपने नाम के तौर पर उसको रखा हुआ है, उसको ज़िंदा रखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन में भी उसके अहदेदार भी हैं, उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी होते हैं, लेकिन वो इलेक्शन तो नहीं लड़ती। तो ऐसे में जब वो इलेक्शन नहीं लड़ती और लिख कर देती है जी हमारा 40 करोड़ रुपया इलेक्शन के ऊपर खर्च हो गया है, तो जब इस मामले की स्क्रूटनी अब शुरू हो गई है तो उसमें हिसाब तो देना पड़ेगा ना जी, ये 40 करोड़ रुपया कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ। उसको जब जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो उसमें भी फिर गलत बयानी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फेस तो करने पड़ सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, वो ये कि चूँकि आप इस केस को खुद फॉलो करें, तो अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नवाज़ या फिर पीपल्स पार्टी, इन तमाम में से किसके जो है फॉरेन फंडिंग केसेस में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के इंकशाफात हुए हैं? देखें, इसमें ज़ाहिर है मामला सब जुडिस है, मैं तो ये करार नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि तहरीक इंसाफ का यहाँ पर एक मुझे चीज़ जो डिफरेंट नज़र आई दूसरों से, कि तहरीक इंसाफ के जो बैरून ममालिक कंपनियों और सियासी जमात रजिस्टर होने से मुतल्लिक जो मामलात हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो तहरीक इंसाफ के बड़े सपोर्टर हैं और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर तरह से सपोर्ट इस तरह भी की, फंड्स भी दिए, सब कुछ किया, अगरचे वो गैर कानूनी नहीं है। तो इस मकसद के लिए ज़ाहिर है उन ममालिक में फ़ंड रेजिंग के लिए एक कुछ कंपनी भी तो बनाई जानी थी ना, कि ऐसे वहाँ पर सरेआम वहाँ एक ऐसे बगैर सिस्टम के तो आप फंड रेजिंग भी नहीं कर सकते। तो जब वो कंपनियाँ वहाँ बनाई गई पाकिस्तानी समंदर पर पाकिस्तानियों से फ़ंड रेजिंग करने के लिए, अब मसला ये है कि तहरीक इंसाफ को अब ये बताना है कि ये कंपनियां हमने खुद बनाई, नहीं बनाई, इंडिविजुअल लेवल पे बनाई गई, इनसे जो पैसा इकट्ठा हुआ, जो ये पैसा ये मुल्क में आया वो थ्रू प्रॉपर चैनल आया, अगर आया तो हमने क्या इसको डिक्लेयर किया या नहीं किया। तो चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जो फंड्स कलेक्शन के हवाले से तहरीक इंसाफ का नेटवर्क दीगर जमातों से बड़ा है, तो इस हवाले से ये मामला भी सबसे पुराना इन्हीं का ही है और 5 साल पुराना मामला यहाँ पर चल रहा है। तो यकीनन इस वक्त जो सबका फोकस है वो पीटीआई पार्टी फंडिंग केस के हवाले से है, क्योंकि ये मामला सबसे पुराना भी है और इस हवाले से समंदर पर पाकिस्तानियों के हवाले से सबसे ज़्यादा इस हवाले से नेटवर्क भी उन्हीं का ही है, तो ये कंपनियां भी ज़्यादा उन्हीं की हैं। तो इस हवाले से इस केस किस में जान है ये तो खैर अदालतें डिसाइड करेंगी, लेकिन मैंने आपको जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये बताई है कि पुराना केस भी उन्हीं का है और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें अभी तक सामने आई हैं कंपनियों के हवाले से वो उन्हीं की अभी तक सामने आई हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा जर्नलिस्ट अदील वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि खुद इन तमाम फॉरेन फंडिंग के केसेस को फॉलो करें। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच।